अभी हम लोगों ने जो है वो बात कर ली। हम लोगों ने वी स्टार्टेड विद टाई स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्राइडिक लोयर की बात की, ब्रिज की बात की। जो ट्राइडिक लोयर था उससे हम लोगों ने रिलेटेड एक चीज़ क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट देखा। फिर ब्रिजिंग से रिलेटेड हम लोगों ने एक चीज़ जो है वो नेबरहुड ओवरलैप देखी। फिर देखा कि लार्ज स्केल के अंदर हमारे पास जो नेबरहुड ओवरलैप है वो चीज़ जो है वो हमें लार्ज स्केल नेटवर्क्स के अंदर हमें वो चीज़ जो है वो मिलती है कि हमारे पास जो जैसे जैसे हमारे पास टाई स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारे पास नेबरहुड ओवरलैप जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग टाइज को रिमूव करते हैं तो नेटवर्क जो है वो डिस्टेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होता, लेकिन जैसे हम लोग वीक टाइज को रिमूव करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास एक जो नोड है उसकी हमें एक नेटवर्क के अंदर उसका रोल हमें इस चीज़ से पता चलता है कि वो नेटवर्क के अंदर वो नोड कितनी एम्बेडेड है, ठीक है, कितनी इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अब अगर वो एक नोड बहुत ज़्यादा वेल इंटीग्रेटेड है, वेल एम्बेडेड है, उसका अपना एडवांटेज है। अगर एक नोड जो है वो वेल इंटीग्रेटेड नहीं है तो उसका अपना एक रोल है, दोनों का अपना एक रोल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग जो है वो इसको एम्बेडेडनेस से देखते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, जिस तरह नेबरहुड ओवरलैप में था, तो यहाँ पे भी हमारे पास म्यूचुअल फ्रेंडशिप्स का जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आता है। अगर एक नोड जो है वो हमारे पास हाईली एम्बेडेड है, जिस तरह हम लोगों ने कहा था ना, जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है वो अगर हमारे पास 1 है तो वो नोड बड़ी वेल एम्बेडेड है, उसके नेबर्स आपस में बड़े वेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो हमारे पास ज़्यादा ट्रस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर ग्रेनोवेटर ने जो है वो एक स्टेटमेंट दी थी और ये स्टेटमेंट जो है वो अभी भी जो है वो हमारे लिए जो है वो वैलिड है। मैं उन्हीं के वर्ड्स में जो है वो इसको पढ़ता हूँ, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ही सेज के माय मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन मीन्स के आप क्या लें, गिल्ट, एक बंदा जो शर्मिंदा होता है उसको, वो कहता है कि माय मॉर्टिफिकेशन एट चीटिंग अ फ्रेंड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग मे बी सब्सटेंशियल व्हेन अनडिस्कवर्ड, ठीक है। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसे मैंने डेलिबरेटली चीट किया, धोखा दिया उसको, तो जाहिर बात है कि जब मुझे उस दोस्त को जब पता चलेगा कि मैंने उसके साथ बुरा किया है तो मेरे लिए बड़ी एक शर्मिंदगी की बात होगी, ठीक है। जब तक छुपा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पता लगेगा तो मेरे लिए बड़ी वो एक शर्म वाली बात होगी ना। इट मे इंक्रीज व्हेन अ फ्रेंड बिकम्स अवेयर ऑफ इट, ठीक है। कि अब अगर दोस्त को उस चीज का पता लग गया तो अब जो है वो मेरी शर्मिंदगी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन but it may become even more unbearable when our mutual friends uncover the deceit and tell one another. आप धोखा दे रहे हैं, मैं धोखा दे रहा हूँ, उसकी मुझे शर्मिंदगी होगी। जब मेरे दोस्त को पता चल जाएगा कि मैंने उसे धोखा दिया तो मेरी शर्मिंदगी और बढ़ जाएगी। लेकिन जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जब उन्हें उस चीज़ का पता लगेगा ना कि मैं इसे डॉज कर रहा था या मैंने इसको धोखा दिया है, तो वो चीज़ मेरे लिए सोसाइटी के अंदर अगर मैंने रहना है तो मेरे लिए अनबियरेबल हो जाएगी, मतलब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है ना, इस तरह एग्री करते हैं आप लोग? सर 110%। तो वो ये होता है कि माशरा हमारे बारे में क्या कहेगा, ये बेसिकली ये चीज़ है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। एक आपके ऊपर लेबल लग जाएगा कि जी ये जो है वो बंदा जो है वो ठीक नहीं है, डॉज करता है, धोखा देता है, और वो फिर उस लेबल के साथ रहना जो है वो माशरे में बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जितनी हमारे पास हायर एम्बेडेडनेस होती है उतना हमारे पास जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट होता है। हायर एम्बेडेडनेस का क्या मतलब है? अगर हम लोग ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर ए जो है ना वो बड़ा हाईली एम्बेडेड है, ठीक है। उसके जो है वो हमारे पास फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स जो हैं उनके भी आपस में कनेक्शंस हैं, इसके अपने भी काफ़ी कनेक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो बी जो है वो इतना एम्बेडेड नहीं है,
ठीक है। इसी तरह सी और डी ये इतने ज़्यादा एम्बेडेड नहीं है, ठीक है। ये काइंड ऑफ आपके पास एम्बेडेडनेस अगर सी की है तो इस पार्ट में तो एम्बेडेड है वो, लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर ये एम्बेडेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग डी को देखें तो डी जो है वो अपने कम्युनिटी के अंदर तो एम्बेडेड है, लेकिन इस वाले पार्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे इसकी एम्बेडेडनेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। या बी और डी की अगर रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास इतना एम्बेडेड नहीं है, और बी और सी की अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो ये हमारे पास इतनी एम्बेडेड नहीं है। लेकिन सी के अपने कंपोनेंट में एम्बेडेडनेस काफ़ी है, डी की अपनी कंपोनेंट में एम्बेडेडनेस काफ़ी है, बी की अपनी कंपोनेंट में एम्बेडेडनेस जो है वो काफ़ी है। तो अब अगर ए जो है वो फर्ज करें ई को जो है वो डॉज करता है, ठीक है। ई जो है वो बी को भी बताएगा, इस वाली नोट को भी जो है वो बताएगा कि जी ए ने मेरे साथ ये किया है, इस वाली नोट को भी बताएगा कि ए ने मेरे साथ ये किया है। तो जारी बात है ये सारे लोग जो हैं वो ए को बुरा समझना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और काइंड ऑफ ए जो है वो हमारे पास आइसोलेशन में चला जाएगा। इस वजह से इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ए जो है वो ई को जो है वो धोखा देगा, ठीक है, या उसके साथ जो है वो अनफेयर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका हमारे पास जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। और फिर हमारे पास जब इस तरह की हाई एम्बेडेडनेस होती है तो नेचुरली हमारे पास ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब इतनी ज़्यादा एम्बेडेडनेस होगी ना तो इट इज़ वेरी अनलाइकली ए और ई का जो है आपस में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा, एंड इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ए और ई आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कोई धोखा करें, कोई टॉच करें। लेकिन उसके मुकाबले में जो अनएम्बेडेड एजेस होते हैं ना, अनएम्बेडेड रिलेशंस होती हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो अगर बी और सी के अंदर कोई ताल्लुक ख़राब हो जाता है, ये आपस में जो है वो इनका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं करता है, या एक जो है वो दूसरे को डॉच करता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि सी का जो है वो बी वाले किसी भी बी वाले कंपोनेंट में किसी से भी कांटेक्ट नहीं है। इसी तरह बी का जो है वो सी वाले किसी भी कंपोनेंट से इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसके यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक एम्बेडेड नोट का जो है वो ट्रस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं। जो एम्बेडेडनेस है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ये बी सी और डी ये अपने लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं? अच्छा, वैसे उससे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर से अगर वो जो हम लोग ने एग्जांपल डिस्कस की थी कि जो अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस होती हैं, तो काइंड ऑफ हमारे पास जो एक कंपोनेंट के बीच में जो एक हाईली एम्बेडेड हमारे पास कंपोनेंट है, हाईली एम्बेडेड जो हमारे पास एक एज है, वो यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन अरेंज मैरिज ना, जिसके अंदर आपके पास रिलेशन जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से जो है वो री होता है। और यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक जहाँ पे एम्बेडेडनेस आपके पास कम है, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज एज एन एग्जांपल ऑफ अ लव मैरिज ना, जिसके अंदर आपके पास जो है वो फैमिलीज एक दूसरे को नहीं जानती, बस ये रिलेशन जो है वो दो लोगों के बीच में एक रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, जो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ये बी सी है और ये बी डी है, जिन एजेस की हमारे पास एम्बेडेडनेस कम है, दे आर प्लेइंग रोल्स ऑफ लोकल ब्रिजेस, राइट। तो जो हमारे पास ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये ब्रिजेस हैं या लोकल ब्रिजेस हैं? सर ब्रिजेस आएंगे। सर ब्रिज है ब्रिजेस, प्रॉपर। ब्रिज भी है, लोकल ब्रिज भी है, हर ब्रिज है वो लोकल ब्रिज भी होगा ना। तो हमारे पास जो है वो ये ब्रिजेस का रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो ब्रिजेस का रोल होता है ना, जहाँ पे भी आपको ब्रिज मिलेंगे वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा गैप नज़र आएगा एजेस में, कि मतलब ई जो है वो इधर यहाँ से नहीं कनेक्टेड, ठीक है। ये लेट्स से एक्स वाई जी है, इनसे नहीं कनेक्टेड, यू वी डब्ल्यू है। अब यहाँ पे ई जो है वो हमारे पास इस कंपोनेंट से नहीं कनेक्टेड। सिमिलरली ये बी डी वाला एच है, तो यहाँ पे ये ई ए एफ ये सारे जो है यहाँ पे इन वाली नोड से नहीं कनेक्टेड। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये हमें जो है वो एक काइंड ऑफ गैप मिल रहा है। यहाँ पे इस कंपोनेंट की नोड्स जो है वो दूसरे कंपोनेंट की नोड से जो हमारे पास कनेक्टेड नहीं है। तो जहाँ पे भी हमारे पास एजेस में एम्बेडेडनेस कम होती है या हमारे पास लोकल ब्रिजेस होते हैं, तो वहाँ पे हमें वैक्यूम्स नजर आते हैं, मिसिंग एजेस नजर आते हैं, गैप्स नजर आते हैं।
इन गैप्स को सोशल साइंसेस की टर्म्स में हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल होल्स। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये हमारे पास स्ट्रक्चरल होल्स हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैक्यूम जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाता है लो एम्बेडेड एजेस की वजह से। तो ये जो है हमारे पास लोकल पैचेस जो होते हैं या जहाँ पे एजेस की एम्बेडेडनेस कम होती है तो वहाँ पे हमें जो है वो स्ट्रक्चरल होल्स जो है नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे होल नहीं है, यहाँ पे सारे आपको फील्ड एजेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास होल नहीं है, यहाँ पे होल नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी आपके पास लो एम्बेडेडनेस वाला एज आएगा, ब्रिज आएगा, वहाँ पे आप लोकल ब्रिज आएगा, वहाँ पे आपको जो है वो स्ट्रक्चरल होल्स जो है वो नजर आएंगे। जो स्ट्रक्चरल होल्स होते हैं ये खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो जो लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं जो स्ट्रक्चरल होल्स के करीब होते हैं, ठीक है, जो लोकल ब्रिजेस के साथ जो कनेक्टेड होती हैं नोड्स, ये लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा एडवांटेज में होते हैं। और इनफैक्ट इनका जो है वो सक्सेस रेट भी जो है वो हमें रियल लाइफ के अंदर इन लोगों का सक्सेस रेट जो है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा आपके ख्याल से? तो डिपेंड वो मतलब परमिशन एक फर्म दूसरी फर्म के कनेक्शन के लिए उस पर डिपेंड कर रही होगी। हाँ, एक ये फैक्टर है कि सर ये अब तो एक जी सर जैसे वो ट्रिप का एग्जांपल था जो एक फोकल पर्सन दूसरे से मैनेज कर रहा था तो वो भी हमारे पास एक एग्जांपल है। तो अब काइंड ऑफ हमारे पास ये जो बी के कंपोनेंट में जितनी भी नोड्स हैं ना, इनके अंदर हमारे पास अगर इन लोगों ने एक्सेस करना है किसी दूसरे कंपोनेंट को तो वो बी के थ्रू करेंगे। एंड मोर देन दैट, बी के पास अपने कंपोनेंट जो मेन उसका कंपोनेंट है ये ई ए एफ वाला जो है, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्टेड है। इसके पास जो सी वाला कंपोनेंट है वहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, इसका जो डी वाला कंपोनेंट है वहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास इवन रिसर्च के अंदर आपको बाज लोग मिलते हैं। जिस तरह अगर आप मेरी रिसर्च देखेंगे तो मेरी जो ज़्यादा आपको रिसर्च मिलेगी वो आपको सोशल मीडिया एनालिटिक्स, सोशल नेटवर्क एनालिसिस इसके ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं काइंड ऑफ आप एक सर्टेन टॉपिक है जिसके अंदर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो जो बी सी और डी है ये आपके पास जो है वो इनको जो इंफॉर्मेशन है इनको अपने कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और इनको इंफॉर्मेशन दूसरे जो नेटवर्क के अंदर जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनसे भी इन्हें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होगी। तो दे हैव एक्सेस टू मोर इंफॉर्मेशन। रिसर्च के अंदर अगर आप बात करें तो रिसर्च के अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मेरी लिमिटेड सी फील्ड्स हैं। ऑल्दो मैंने एजुकेशनल डाटा माइनिंग के अंदर भी काम किया हुआ है। ठीक है, मैंने डाटा माइनिंग की जो दूसरी फील्ड्स हैं उसके अंदर भी मैंने काम किया हुआ है लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, लेकिन मेन जो मेरा काम है वो उसके अंदर है। लेकिन आप देखेंगे कि बाज़ रिसर्चर्स होते हैं वो बड़े डायनेमिक से होते हैं। वो हो सकता है इमेज प्रोसेसिंग में भी काम कर रहे हो, मशीन लर्निंग में भी काम कर रहे हो, हो सकता है वो किसी और सब्जेक्ट्स के अंदर भी काम कर रहे हो। तो उनका जो काइंड ऑफ एक्सपोजर होता है, उनका जो नेटवर्क होता है वो बड़ा ब्रॉड सा होता है। उनको मतलब बड़ी डिफरेंट फील्ड्स का जो है वो एक्सेस होता है और उनकी जो है वो नो हाउ होती है एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु जस्ट स्टिक्स टू हिज ऑन रिसर्च एरिया ना। जो एम्बेडेडनेस थी उसकी हम लोगों ने बात की थी कि उसके हमारे पास एडवांटेज होते हैं, ट्रस्ट होता है। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल होल्स होते हैं उनकी वजह से भी जो है हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं। ख़ास तौर पे वो नोड्स जो हमारे पास स्ट्रक्चरल होल के करीब होती हैं उनके पास जो है वो हमारे पास उनके अपने एडवांटेजेस होते हैं। एक बात जो हम लोगों ने की इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है, ठीक है, कि मुख्तलिफ कंपोनेंट से उन्हें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है। जो उनके अपना मेन कंपोनेंट है उन उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कंपोनेंट उन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है। क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी किस तरह होती है?
सर क्रिएटिविटी की वजह से ही मे भी वो दोनों के साथ लिंक हो। एक वो क्रिएटिविटी रीजन भी हो सकती है, लेकिन दूसरा ये कि अगर वो रिलेशन एस्टेब्लिश हो भी गया, स्ट्रक्चरल होल है, लेट्स से अगर हम लोग सिर्फ बी की बात करें, अब बी जो है मे बी ये जो है ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये मे बी सोशल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और ये मे बी आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो अब ये जो बी नोड है, अब जो ये जो सी एस वाला जो कंपोनेंट है, इसके अंदर सारे नोड्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो आपस में सी एस की बात कर रहे होंगे, ठीक है। जो सोशल साइंसेस वाले हैं वो आपस में बात कर रहे होंगे, इसी तरह जो आर्ट्स वाले हैं वो आपस में जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपने उससे चीज़ों से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। लेकिन जो बी है, ये काइंड ऑफ वो तीनों जगहों से इस इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, मतलब सोशल साइंटिस्ट से भी बात कर रहा है, ये आर्टिस्ट से भी बात कर रहा है, अपना इसका कंपोनेंट इसका है, कंप्यूटर साइंस का है। तो अब ये काइंड ऑफ इन तीनों जगहों से आइडियाज को कंबाइन करके नए आइडियाज क्रिएट कर सकता है। और आपको पता है कि जो नए आइडियाज होते हैं वो वैक्यूम में नहीं होते, वो मोस्टली ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को मिला के आप नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो इसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, इसके पास एक्सपोजर होता है डिफरेंट फील्ड्स का। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो है वो आई थिंक 6-7 साल पहले एक पीएचडी की स्टूडेंट थी, वो ये वाला कोर्स पढ़ रही थी। अब वो अपनी रिसर्च जो है वो कर रही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उन्हें कोर्स प्रोजेक्ट के तौर पे जो है वो एक असाइनमेंट दी गई। तो उन्होंने क्या किया, सोशल साइंस, ये सोशल नेटवर्क एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ किया। तो इट वाज काइंड ऑफ अ नोवेल आइडिया, तो एक काइंड ऑफ क्रिएटिव है। अब क्रिएटिविटी आ गई, अब वो ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है ना सोशल नेटवर्क एनालिसिस का कोर्स पढ़ता, तो ना वो आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट होते कि अच्छा सोशल नेटवर्क एनालिसिस को हम लोग फंक्शंस को या ऑब्जेक्ट्स को या क्लासेस को या फाइल्स को आपस में रिलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उस पर ये चीज़ें हम लोग जो है स्टडी कर सकते हैं। तो वो काइंड ऑफ आपके पास देखें डिफरेंट फील्ड्स के मिलने से जो है वो आपके पास नई नई आइडियाज़, नई चीज़ें जो है वो आपके पास आती हैं। फिर इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल होल्स जो होते हैं, यूजुअली जो नोड्स स्ट्रक्चरल होल के करीब होती हैं, जिनकी वजह से स्ट्रक्चरल होल्स बन रहे होते हैं, उनको हम लोग स्ट्रक्चरल होल भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल होल है काइंड ऑफ। तो एक जो ये काम कर रहे होते हैं वो सोशल गेट कीपिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी आपको ये सोशल गेट कीपिंग नज़र आएगी। आपने अगर किसी प्रोफेशनल अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे जॉब की भी है, तो आप देखें एक अच्छा बॉस कौन सा होगा। एक अच्छा बॉस वो होगा जो अपने जो उसके अंडर लोग हैं उन तक सख्ती नहीं पहुंचने देगा। अब एक बॉस के ऊपर भी सारी बात है, कोई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है वो अ, मतलब टेंशन दे रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब वो बंदा अपने तौर पे उसे फाइट करेगा, अपने तौर पे उसे रिजॉल्व करेगा, अपनी टीम तक वो चीज़ें नहीं पहुंचने देगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो एक बहुत अच्छा मैनेजर नहीं होगा, वो क्या करेगा कि वो जो भी चीज़ उसे ऊपर आ रही होगी वो आगे डेलीगेट कर रहा होगा अपने वर्कर्स को, तो वो जो भी टेंशन है वो आगे पास ऑन हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल रोल्स होते हैं ये भी काइंड ऑफ गेट कीपिंग का काम कर रहे होते हैं, ये काइंड ऑफ फिल्टर कर रहे होते हैं। अच्छा कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आगे पहुँचानी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने आगे नहीं पहुँचानी, या यहाँ की कौन सी चीज़ है जो मैंने बाहर पहुँचानी है, कौन सी चीज़ है जो मैंने बाहर नहीं पहुँचानी। तो ये जो है सोशल गेट कीपिंग का रोल भी जो है वो ये प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह हम लोगों ने मैरिजेस वाले केस में बात की थी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल होल्स होते हैं या जो लेस एम्बेडेड एजेस होते हैं, ये हमारे पास थोड़े से लेस प्रोटेक्टेड भी होते हैं। तो इनको जो है वो रीइंफोर्समेंट नहीं होती, अगर ये ब्रेक हो जाए तो वो काइंड ऑफ पूरे का पूरा कंपोनेंट जो है वो आपके पास डिस्ट्रॉइंट हो जाता है, या उससे आपके पास जो है रिलेशन जो है वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई कमेंट हो? उसमें अगर हम एम्बेसडर की एग्जांपल लें, यानी दो कंट्रीज के कोई कंट्री अपना एक एम्बेसडर मुकर्रर करता है, तो वो भी ये सारे काम कर रहा होता है। एक्सीलेंट एग्जांपल, आई थिंक मतलब बहुत ही अच्छी एग्जांपल है ये। तो आपके पास जो है वो एम्बेसडर जो है वो आपके पास दो मुल्कों को एक किस्म का लिंक कर रहा होता है। और अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो बड़े जो ख़ासतौर पे जिन ममालिक से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं या बहुत हॉस्टाइल ताल्लुकात होते हैं, वहाँ पे आप बड़े टॉप क्लास जो अपने डिप्लोमेट्स होते हैं उन्हें आप भेजते हैं एम्बेसडर्स के तौर पे, और उनका बड़ा रोल होता है वहाँ पे।
तो अगर आपके पास जो है वो दो मुल्कों को इवन जोड़ने के अंदर इन एम्बेसडर्स का बड़ा रोल जो है वो ये प्ले करते हैं। जिस तरह ये ट्रम्प के ज़माने में अफगानिस्तान के अंदर जो मेन रोल प्ले कर रहे थे अहमद खलील साहब, क्या नाम था? यस सर, क्या नाम था? अहमद खलीलजाद। हाँ, तो अब वो देखें उनकी अपनी कोशिश से जो है वो उन्होंने मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, अब वो इतने ज़्यादा मतलब वो करके लोगों से मिल के काफ़ी ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है कि एक जो है वो पीस डील की तरफ आए। तो उन्होंने भी एम्बेसडर का जो है वो रोल प्ले किया, काइंड ऑफ ही वाज स्ट्रक्चरल होल। हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं दूसरे मुल्कों में या दूसरे मुल्क के जो एम्बेसडर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं दो मुल्कों के रिलेशंस के बीच में। और आपने ये देखा होगा जब तल्लुकात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले जो है वो एम्बेसडर जो होता है उसको जो है वो मुल्क से निकाला जाता है कि चलें जी आप ये जाइए यहाँ से। बहुत रेयर होता है, बहुत यस एक्सट्रीम सर। केसेस में होता है, लेकिन और वो फिर वो जब वो ख़त्म होता है तो काइंड ऑफ आपके पास वो जो एक रिलेशन होता है वही ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, तो आपके पास आइसोलेशन के अंदर जो वो चीज़ें चली जाती हैं। अच्छा जी।